का आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है और विधान अपनी जगह सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और कौन इसका इस्तेमाल करेगा वो अपने आप में दलित समझकर मार दिया जाता है, उसके साथ छुआछूत होता है। एक मुसलमान को जो है मुसलमान समझकर मार दिया जाता है। जंगलों में रहते हैं मुस्लिम गुजर, जी, तो क्या वो एसटी में अमीर का बच्चा पढ़ रहा है तो वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा। जहां एक अमीर का बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो वही एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। सरकार क्या कर रही है? वन नेशन वन इलेक्शन। मैं ये कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कहां तक चलेगी? अब हम सवाल करने वाले हो गए ना। अब हमने सीख लिया, हमने संविधान पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं दुनिया को बिजली और ये सब एक बेसिक चीज है, सरकार की ड्यूटी है देने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारतीय संविधान में मुसलमानों को सुरक्षा दी गई है, और अगर सुरक्षा दी गई है तो कौन कौन सी जगह पर भारतीय संविधान में मुसलमानों को सुरक्षा दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जाकिर साहब, जो भारतीय संविधान पर काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और जानकारी रखते हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले आज हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब। अच्छा एडवोकेट साहब, आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है कि क्या भारतीय संविधान में मुसलमानों को सुरक्षा दी गई है, अगर दी गई है तो कौन कौन सी जगह पर। आप थोड़ा विस्तार से इस पर हमें बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर सभी जगह मुसलमानों को सुरक्षा दी गई है। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, उसमें सबके लिए बराबर सुविधा दी गई है। यानी कि वहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना होने की बात की गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन जो है, तो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म और जाति की बात जो है वो अलग से आर्टिकल 15 में की गई है, आर्टिकल 15 में की गई है। उसमें ये बात कही गई है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी अदर पर्सन टू बी। अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आप उसमें जाएंगे कि सेक्स और बर्थ, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि सबके साथ एक समान दर्जे का व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो सबके साथ जो है वो प्रॉपर भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगी और सबको एक नजरिए से देखेगी। ये आर्टिकल 14 में बात की गई, एक जैसा व्यवहार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 में बात की गई है, जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताई। क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान एक किताब ही बनकर रह गई है? क्या इस तरीके का सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार आज के दौर में, आज के भारत में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सबके साथ? देखिए, अगर मैं इस बात के इस आपके क्वेश्चन का मैं अगर आंसर दूं तो आप मेरे ख्याल में संविधान के अंदर जितने आर्टिकल दिए गए हैं तो हम बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब आर्टिकल 17 पढ़ते हैं जहां अनटचेबिलिटी की बात की गई है तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब हम आर्टिकल 25 पढ़ते हैं, आर्टिकल 30 पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आते हैं, जैसे आर्टिकल 17 की मैंने बात की, आर्टिकल 17 की बात की जहां अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो वहां दलितों के साथ अत्याचार आज भी हो रहा है, वो रुका नहीं है। अगर हम आर्टिकल जो 14 की बात करते हैं, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, जो सबके समान नागरिक माना गया है, जिसमें सबको जो है, तो वहां भी आज भेदभाव हो रहा है। कहीं मुस्लिम के नाम पर हो रहा है, तो कहीं जाति के नाम पर हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पर हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव नहीं रुक पा रहा है, जबकि संविधान हमारे देश का सबसे, ये संविधान की किताब है, सबसे खूबसूरत किताब है, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हमारा माना जाता है और हम लोगों को इसमें अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अधिकार देने के बावजूद भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ जो भेदभाव न होने की बात इसमें की गई है संविधान में, मेरे ख्याल में जब हम प्रैक्टिकली देते हैं तो उसका तुरंत उलट है, एक्सेप्शन है तुरंत एकदम से जो। अच्छा, एक बार हम आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी एडवोकेट साहब, मैं सही? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार कुछ ऐसे संशोधन भी किए जा रहे हैं कि मुसलमानों को नाराजगी है, और ऐसी कम्युनिटी को भी कुछ संशोधनों से नाराजगी है, सड़क पर उतरते हैं, तो क्या संविधान जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने तैयार किया था, जो उद्देश्य लेकर, जो मकसद लेके ये संविधान तैयार किया गया था, क्या उन महापुरुषों के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, या आज भी संविधान को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा है? क्या सोचते हैं इस पर आप? देखिए, जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा था
हमारे देश के जो लीडर रहे हैं, जिन लोगों ने इस संविधान को मिलजुल कर लिखा है, जो उन्होंने सोचा था उस तरीके से अभी तक इतना जो इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, उस तरीके से नहीं कर पाया है। अगर आज हम लोग देखेंगे दलितों के यहाँ जाकर के देखेंगे तो वो झुग्गी झप्पड़ झोपड़ी में रह रहे हैं, जातिवाद उनके साथ होता है, धर्मवाद उनके साथ होता है, छुआछूत उनके साथ होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं संविधान होने के बाद भी SC/ST एक्ट क्यों आया, तो नहीं आना चाहिए था SC/ST एक्ट जो है। मान लीजिए संविधान का आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है और 15 जो है वो ये बात करता है कि जाति धर्म के बेस पे जो है कोई भेदभाव नहीं होगा, तो SC/ST एक्ट क्यों आया है? अगर हो रहा है भेदभाव तभी तो SC/ST एक्ट तो आया है। सवाल कहीं ना कहीं संविधान पे अप्लाई होने पर खड़ा करता है। देखिए संविधान अपनी जगह सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और कौन इसका इस्तेमाल करेगा वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या वो इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संविधान अपनी जगह सही है, सब कुछ इसमें सही है, लेकिन फील्ड में जाकर के अगर आप देखेंगे तो उसका एक्सेप्शन हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। नहीं, 70 साल बाद भी संविधान पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या देखिए हमारे देश में जो राजनीति है वो जाति और धर्म को लेकर है, ये कड़वी सच्चाई ये कड़वी सच्चाई है। इसमें जो जाति और धर्म को लेकर के राजनीति है, उस जाति और धर्म को लेकर लगातार राजनीति चलती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो, चाहे बीजेपी ने किया हो, चाहे स्टेट लेवल पे छोटी पार्टी है, ये छोटी पार्टियां जितने भी दल रहे हैं, वो बसपा रही हो या फिर सपा रही हो या फिर ETC जितने भी दल है या उन्होंने किया, सबने जाति और धर्म की राजनीति की है। इस वजह से जो है इस संविधान को किताबों तक रख दिया गया है, इसका बाहर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे आज के टाइम में बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति हो रही है, तो संविधान की जो चीजें हैं जो आर्टिकल में लिखी गई है उसका तो सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल सही लोगों के हाथों में चली जाएगी तो मेरे ख्याल में हमारे देश का जितना खूबसूरत लिखा संविधान है तो देश की जनता भी उतनी खूबसूरत हो सकती है, देश की राजनीति भी उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। अच्छा, विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल विकास पे प्रभाव पड़ता है। आप हर रोज जाति की राजनीति से बाहर निकलिए, धर्म की राजनीति से बाहर निकलिए, टेक्नोलॉजी की राजनीति पे जाइए ना, टेक्नोलॉजी पे काम करिए ना, रोजगार पे काम करिए ना, बेरोजगारी को खत्म करिए ना, एजुकेशन पे काम करिए ना, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने ज्यादा हम एजुकेशन पे काम ना कर करके, रोजगार पे काम ना कर करके, नौकरी पे काम ना कर करके, हम लोग एजुकेशन पे काम ना कर करके, अच्छी पॉलिटिक्स पे काम ना कर करके, हम अच्छे भाषण ना दे करके हम जाति और धर्म के भाषण देते हैं और उसमें घुल मिल जाता है पूरा देश। और जब देश पूरे उसमें घुल मिल जाता है तो हमारी इकोनॉमी व्यवस्था भी डाउन हो जाती है। तो ये राजनेताओं को आसान रास्ता लगता है धर्म जाति वाला राजनीति करने का। राजनीतिक के लोग चाहते ही नहीं है कि यहां जाति और धर्म खत्म हो। अभी भी आप देख सकते हैं जाति और धर्म के पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन हम लोग जाति और धर्म पे लड़े हुए हैं। थोड़ा आप आर्टिकल 15 के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि किस किस तरीके पे इसमें भेदभाव की बात की गई कि नहीं किया जाएगा इस तरीके का। देखिए आर्टिकल जो 15 है वो साफ साफ ये बात कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट पर्सन ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम। जाति धर्म निवास, ये जाति धर्म निवास के स्थान पे जो है, जन्म स्थान के पर जो है वो किसी भी तरीके का किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल जो है 15 कहता है। लेकिन अगर हम, ये कितना खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत है ना? तो क्या आप इसको लेकिन ये अप्लाई हो रहा है आज देश में? मैं यही वही आ रहा हूं, लेकिन कितना खूबसूरत आर्टिकल लिखा गया। लेकिन जब आप देश के अंदर जाके देखेंगे तो इस आर्टिकल का पूरा एकदम एक्सेप्शन है, पूरा एकदम इसका जो है उल्टा है एकदम से जो है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जाति पे राजनीति हो रही है, यहाँ धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, एक दलित को दलित समझकर मार दिया जाता है, उसके साथ छुआछूत होता है, एक मुसलमान को जो है मुसलमान समझकर मार दिया जाता है। जहां ये बात की गई है कि किसी भी तरीके का जाति का नहीं होगा भेदभाव, नहीं होगा धर्म का भेदभाव नहीं होगा, संविधान में ये बात लिखी गई है, उसके बावजूद भी भेदभाव है। तो इसका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया, इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल होता तो शायद ये चीजें देखने को नहीं मिल पाती। अच्छा वकील साहब, इसके लिए पूरे तरीके से बीजेपी को जिम्मेदार मानना कहां तक सही है? मैं बीजेपी को भी इसका जिम्मेदार मानता हूं, कांग्रेस को भी मानता हूं। सभी पार्टियों ने समय समय पर इस्तेमाल किया। आजादी के बाद सभी पार्टियों ने जहां फायदा दिखा तो वहां इस्तेमाल इसका किया है, मिसयूज, इसका मिसयूज हुआ है, आज भी हो रहा है और ये होता रहेगा। अच्छा, खास तौर पर अगर आज हमारा ये प्रोग्राम भी मुसलमानों की सुरक्षा के लिए है भारतीय संविधान में, तो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे लगते हैं आपको जहां पर मुसलमानों को खास तौर पर, विशेष तौर पर सुरक्षा दी गई है, देखिए अधिकार दिए गए? खास तौर पर संविधान में कहीं मुसलमानों को स्पेशल कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। सुरक्षा संविधान के अंदर सबको बराबर दी गई है।
मैंने आपको अभी भी बताया कि आर्टिकल 14 वो सबकी बात करता है, आर्टिकल 15 सबकी बात करता है, आर्टिकल 21 जो एजुकेशन की बात करता है, 21A जो एजुकेशन की बात करता है वो भी सबकी बात करता है। आर्टिकल 21A से पहले आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात है वो भी सबकी बात करता है। तो संविधान तो किसी एक प्रॉपर जाति को लेकर नहीं, किसी एक धर्म को लेकर नहीं है पत्रकार साहब, ये सबके लिए बराबर बात करता है। इसकी नजर में मुसलमान भी बराबर है, इसकी नजर में जो है हिंदू भी बराबर है, इसकी नजर में सिख भी बराबर है, इसकी नजर में बौद्ध भी बराबर है, इसकी नजर में तो सब लोग बराबर है, सबको प्रोटेक्शन देता है, सबकी लाइफ की बात करता है। नहीं, जिस तरीके से एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया नौकरी में भी और हम देखते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन क्या मुसलमानों को भी भारतीय संविधान में इस तरीके का रिजर्वेशन नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है? देखिए आर्टिकल 15 के तहत ओबीसी में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन स्पेशल अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी में उनको रखा गया है, कुछ कैटेगरी में रखा गया है, वो दिया गया है वहां पे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि वो भी प्रॉपर सही नहीं है। कुछ ऐसी ओबीसी में जाति है कि जो मतलब उनका हक नहीं है, और वो ओबीसी में है जाति, वो दूसरी जाति जो कंडीशन उतनी सही नहीं है उनका हक ले रही है। देखिए ओबीसी में बहुत सारी मुस्लिम जातियों को रखा गया है, लेकिन उस ओबीसी जाति के अंदर जो है, उन ओबीसी जातियों के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे फकीर हो गया, चूड़ीहार हो गया, मणिहार हो गया, या सुनार हो गया, या मतलब गुजर्स हो गए, तेली हो गया, जुल्हाया हो गया। ये मेरे ख्याल में 707 जाति के आसपास मुसलमानों की है हमारे देश के अंदर। लेकिन इन कुछ जातियों को जो ओबीसी में रखा गया ये गलत तरीके से रखा गया। इनके लिए एक स्पेशल एसटी कैटेगरी होनी चाहिए, जो आर्टिकल 341 में कैटेगरी एक बन सकती है, 340 में बन सकती है जाके। तो वहां रिसर्च करके प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को आदेश देगा, गवर्नर जो है फिर यहाँ पर जो है रिसर्च कराएगा, रिसर्च कराने के बाद जो कमेटी होगी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जहां लगता है कि दलितों की हालत जैसे कुछ मुसलमान जातियां हैं उनको रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में दिया जा सकता है, ना कि एसटी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो स्पेशल जो है वो दलित लोगों के लिए है। एसटी कैटेगरी में हम लोगों को रखा जा सकता है। जिस तरीके से जंगलों में रहते हैं मुस्लिम गुजर जी, तो क्या वो एसटी में आते हैं? मुस्लिम गुजर्स जो हैं जो यूपी के अंदर रहते हैं, 15 या 16 हजार के आसपास उनकी पॉपुलेशन है, वो ओबीसी में आते हैं, एसटी के लिए। एसटी में नहीं आते हैं, जबकि वो एसटी के हकदार हैं। वो एसटी के हकदार है, जंगल्स में रहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कोई इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो अपना गोचर गाय भैंस चुराते हैं, तो वो लोग आदिवासी की तरह होते हैं, तो वो लोग ओबीसी में आते हैं। उनके लिए उनके साथ ये बड़ी नाइंसाफी है। तो क्या इसके लिए आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। आप क्या राय है उस पर? देखिए मैं तो सरकार से ये मांग बहुत पहले भी की है, तब तक तो मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता था, बकायदा आर्टिकल लिखता था, और मैंने ये बात कही थी कि अगर दलित हिंदू दलित लोगों को एससी कैटेगरी में रखा गया है या एसटी कैटेगरी में रखा गया है, और रिजर्वेशन अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू दलितों के लिए है, तो मेरा ये मानना है कि तो आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन क्यों हुआ है? छत्तीसगढ़ में देखे, महाराष्ट्र में देखे, झारखंड में आप देखे, वहां आदिवासियों को एसटी कैटेगरी में रखा गया है। उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि वो दलित नहीं है। इसी तरह हमारे देश के अंदर वन गुजर्स हैं और कुछ और छोटी छोटी जातियां हैं मुसलमानों की, जो आदिवासी से भी बदतर हालत में जी रहे, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको एसटी कैटेगरी में लाना चाहिए। आर्टिकल 340 और 341 में जो है उस पर बात करनी चाहिए। इसीलिए भेदभाव किया जा रहा है कि वो मुस्लिम है। देखिए एक तो मेन चीज ये आती है कि मुसलमानों में जो है जाति नहीं होती है, धर्म ही होता है। एक माइंडसेट जो गवर्नमेंट का है ये है। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम फील्ड में जाएंगे और देखेंगे, तो अगर रिजर्वेशन जो है सिर्फ जाति के बेस पे था, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? जो मेडिकल में दिया गया है वहां अपर कास्ट लोगों को दिया गया है। जो मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक कि रिजर्वेशन दिया गया है सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से। बिल्कुल। लेकिन जब ये ईडब्ल्यूएस वाला आया, ये इकोनॉमिक बेस पे इकोनॉमिक बेस पे, इकोनॉमी व्यवस्था पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी तो इकोनॉमी व्यवस्था सबसे टफ है। मुसलमान तो है ही नहीं कहीं पे इकोनॉमी व्यवस्था में, कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है कहीं। हमारे 2-4 लोग नेता हो गए, वो पैसे वाले हो गए, इसका मतलब सब लोग जो है अमीर नहीं हो गए। तो हमारी जो इकोनॉमी व्यवस्था वो भी बिल्कुल ठप है। और इकोनॉमी व्यवस्था के आधार पे हम लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिजर्वेशन जो आया है उसमें नहीं रखा गया, कुछ अपर कास्ट लोगों को रखा गया है, जबकि उसमें मेरे ख्याल में सब लोगों को रखना चाहिए था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जाकिर साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ
संविधान को हमें समझाने की कोशिश की है और उस पर प्रकाश डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब।